नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं टेट, सी-टेट, सुपर टेट तथा अन्य टीचिंग एग्जाम्स जिसमें ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। दोस्तों, इस सेट में जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन के हिसाब से भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पारिस्थितिकी संतुलन के हिसाब से भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन जरूरी है। दोस्तों, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 18%, 22%, 33% या 28%। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 33%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किन चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है वे कौन सी चट्टानें हैं जिसमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जीवाश्म पाया जाता है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। दोस्तों। पहला, अग्नि चट्टान या आग्नेय शैल, अवसादी चट्टान या कैंतिज चट्टान या उपरयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, आपको बताना है चट्टानों में ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में ही दोस्तों वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। इसके लिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 55 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 222 किलोमीटर या 111 किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दोस्तों, आप लोग उत्तर सोच लिए होंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 111 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है या किस राज्य में है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए भोपाल। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं दोस्तों। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मिजोरम, चौथा राजस्थान। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में राज्य में होगा, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, किस कारण स्टोन कैंसर होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना है किस कारण स्टोन कैंसर होता है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, अम्ल वर्षा या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो दोस्तों, आप लोग उत्तर सोच लिए होंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अम्ल वर्षा। जी हाँ दोस्तों, अम्ल वर्षा के कारण ही स्टोन कैंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 मार्च या फिर ऑप्शन डी
22 अप्रैल। तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 22 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला थिएमेन ने, दूसरा फोबर्स ने, तीसरा टांसले ने, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का टांसले। जी हाँ दोस्तों, एजी टांसले ने ही 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है वेल्ड घास के मैदान कहाँ हैं। ऑप्शन ए ब्राज़ील में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी अर्जेंटीना में, या फिर ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका में। तो दोस्तों आपने उत्तर बता दिया होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से सबसे स्थिर पारितंत्र है? जी हाँ, आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में कौन सा ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जिस स्थिर पारितंत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला महासागर, दूसरा वन, तीसरा रेगिस्तान, या फिर चौथा पर्वत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सबसे स्थिर पारितंत्र महासागर है, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पादपों और जंतुओं के जीवाश्म के लिए जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पादपों और जंतुओं के जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा फाजिल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर चौथा सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फाजिल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आज के सीरीज का 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। चंबल, सोन, बेतवा, या फिर यमुना। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर चुन लिया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी ही ऐसी नदी है दिए गए ऑप्शन में जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, पशुपालन से कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पशुपालन से कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। नाइट्रोजन गैस, दूसरा मीथेन गैस, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मीथेन गैस। जी हाँ दोस्तों, पशुपालन से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, अर्थात निकलती है दोस्तों। और जब पशु सांस लेते हैं, ढकाल लेते हैं, तो मीथेन गैस का निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में वह कौन सा ग्रह है जिसका सर्वाधिक उपग्रह है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। मंगल ग्रह, शुक्र, शनि अथवा बृहस्पति के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी बृहस्पति ग्रह ही ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। लगभग दोस्तों 64 उपग्रह हैं और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में अथवा मध्य प्रदेश में।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है दोस्तों। पहला अंकुरित गेहूँ, दूसरा सरसों, तीसरा आंवला या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंकुरित गेहूँ। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई जो कि अंकुरित गेहूँ में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17वां है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास 4 विकल्प हैं, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17वां का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन पाए जाते हैं। अगर दोस्तों प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें दोस्तों आपका जो होगा उत्तर वो हरियाणा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, विसुपियस, ओजस डेल सैलाडो, फ्यूजियामा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग सही उत्तर चुन लिए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात ओजस डेल सैलाडो। जी हाँ दोस्तों, ओजस डेल सैलाडो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें लगातार लावा का उद्भव होते रहता है, हमेशा वो उसमें से मैग्मा और निकलता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, भारतीय संसद में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संसद में कौन कौन तत्व हैं या फिर क्या क्या हैं जिनसे भारतीय संसद का निर्माण होता है। इसके लिए दोस्तों आपके पास 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए केवल राज्यसभा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जी हाँ दोस्तों, तो आप बताइए भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन शामिल है, उसी को आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को ही मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, किसी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है किसी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं या किन्हें प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, पहला उत्पादक, दूसरा शाकाहारी, तीसरा मांसाहारी, चौथा अपघटक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात शाकाहारी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी ही होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला शेरीकल्चर कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर या फिर ऑप्शन डी अंगूर उत्पादन। तो दोस्तों सोच के बताइए अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी विटीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, जब अंगूर की व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि है किस कारण अम्ल वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में वह कौन सा कारण है जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं दोस्तों, SO2 और NO2,
के कारण, या फिर NO2 और O2 के कारण, या फिर CO अथवा और CO2 के कारण, या फिर SO2 और O2 के कारण। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत बायोस्फीयर को किससे बचाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है ओजोन परत बायोस्फीयर को किससे बचाती है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट रेज से, गामा रेज से, या फिर एक्स रेज से। तो सोच कर बताइए दोस्तों, ओजोन परत बायोस्फीयर को किससे बचाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज से। जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेज से बायोस्फीयर को बचाती है। दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज को हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं हिंदी में। और जो ओजोन दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है। जी हाँ, आपको बताना है एथलीट फुट बीमारी का क्या कारण है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जीवाणु से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, या फिर कवक से। तो बताइए दोस्तों एथलीट फुट बीमारी किससे होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात कवक से। जी हाँ दोस्तों, कवक से ही एथलीट फुट बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, आनुवंशिकी के जनक कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है दोस्तों, मेंडल, वाटसन, लुवेनहॉक, या फिर रॉबर्ट हुक। तो सोच के बताइए दोस्तों आनुवंशिकी के जनक कौन है, या किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात मेंडल। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगरी जॉन मेंडल को ही आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। आहार वहन के लिए, एमिनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, या फिर जल वहन के लिए। दोस्तों आप सोच के बताइए पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है किस लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आहार वहन के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, पारिस्थितिकी निम्न में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पारिस्थितिकी में किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है या किनका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है, पहला मृदा और जल के संबंध का अध्ययन करते हैं, मनुष्य अथवा दोस्तों यहाँ वन हो जाएगा, मनुष्य और वन के संबंधों का अध्ययन करते हैं, जीव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं, पति और पत्नी करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बताइए पारिस्थितिकी निम्न में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का जीव और वातावरण में। जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिकी में हम जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, गुर्दा के कारण, लीवर के कारण, प्लीहा के कारण, या फिर मस्तिष्क के कारण। तो सोच के बताइए दोस्तों पीलिया संक्रमण किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात लीवर के संक्रमण के कारण ही पीलिया होता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है, 100 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, या फिर 220 सेंटीमीटर। तो बताइए दोस्तों भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 117 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें औसत पूछा जाता है तो इसमें लगभग पूछा गया, तो वैसे भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा 115 से 125 सेंटीमीटर है।
तो हमें औसत पूछ रहा है, तो उसको आसपास के ऑप्शन को ही हमें चुनना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं दोस्तों, घर्षण के कारण, गुरुत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण। तो बताइए दोस्तों, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस वजह से होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये समस्त 30 प्रश्न थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाइए और बताइए कि आप कितने में से सही क्वेश्चन कर पाए हैं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए लाभप्रद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।